नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में मैं नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं और यह जो 20 क्वेश्चन है ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन 20 क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक। तो चलते हैं हम आज का सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कितने भाग के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए है हमारा भाग 2, ऑप्शन बी है हमारा भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 4 क। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसको संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। इससे आप राजनीति शास्त्र का वीडियो देखिएगा तो उससे पहले मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है और यह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है। तो यहाँ पे नीति निर्देशक जो तत्व है वो भाग 4 के अंतर्गत इसे रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। यानी भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व का जो सुझाव आया, समझिए तो हम किसी न किसी देश से इसे प्राप्त किए, तो वो कहाँ से किए हैं। ऑप्शन ए है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को हम आयरलैंड से प्राप्त किए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कितने अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 से 54 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52 से 53 तक। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, यह अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हमारा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। ये राज्य अपनी स्वेच्छा के हिसाब से क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्व को लागू कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का संगठन नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया था। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। तो देखिए, ग्राम पंचायत का संगठन जो है ना वो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, शायद ही ये लगभग एग्जाम है जहाँ इस क्वेश्चन को डाला नहीं जाता है। तो ग्राम पंचायत संगठन जो है ना वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसे रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का
समावेश है। ऑप्शन ए है हमारा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व को एक राज्य की संकल्पना से उसको कल्याणकारी माना गया है, यानी राज्यों का विकास के लिए या राज्यों में नए नए कानून को लाने के लिए अगर जो समाज कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए, तो उसे नीति निर्देशक तत्व से राज्य जो है उसे लेकर आती है। तो यह समझिए तो क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, समान काम के बदले समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। देखिए, यह भी समान काम के बदले समान वेतन है, यह भी एक नीति निर्देशक तत्व का ही अंग है। और नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद कितने के अंतर्गत इसे रखा गया है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 41। तो देखिए, समान काम के बदले समान वेतन ये संविधान के अनुच्छेद 39 डी में रखा गया है। आप देखिएगा, अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे तो यह न्यूज में आता ही है कि अनुच्छेद 39 डी के अंतर्गत जो शिक्षक लोग थे वो मांगते भी थे कि समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाए। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 डी के अंतर्गत है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो देखिए, यह जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। इसे ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं कई एग्जाम में अब तक देख चुका हूँ। तो अनुच्छेद 51 जो है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ना, उसको अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए जो पृथक्करण का जो ऑप्शन है, देखिए अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ना। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो यह जो है ना, समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसे संविधान में वर्णित किया गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन के लिए कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है वो अनुच्छेद 45, उसके बाद अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 44। तो देखिए, इसके हिसाब से आप देखिएगा, जैसे सरकार बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, जैसे आप देखे होंगे कि एक मुद्रा स्कीम चला था, तो मुद्रा योजना भी समझिए तो ये क्यों स्कीम चलाया गया था, तो इसलिए जन कल्याण, जो कुटीर उद्योग या ये जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले जो व्यापारी लोग हैं,
उनके लिए यह मुद्रा योजना जो है वो चलाया गया था। तो यह जो है वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन का कार्य उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, और ये भी एक समाज कल्याणकारी ही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है। यानी देखिए, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को जो आरक्षण मिलता है, और आरक्षण तो एक दूसरा मुद्दा हो गया, उसको तो हम फंडामेंटल राइट में हम बताए ही थे। जैसे आप देखिएगा कि पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या जो वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, उनको शिक्षा संबंधी जो बहुत सारे हित के लिए सरकार जो पैसा देती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है ना वो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो देखिए, काम, शिक्षा या लोक सहायता, जैसे आप देखे होंगे कि बीपीएल योजना है, उसके बाद जो अंत्योदय योजना है, तो ये बहुत सारी जो योजनाएं चलती है सरकार का, ये भी एक कल्याणकारी योजना ही है। तो इस तरीके से संबंधित जो है ना वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ना वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है लोक कल्याणकारी के रूप में कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 48। तो देखिए, लोक कल्याणकारी के रूप में जो कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन होता है, जो जिसे समाज के जो गरीब वर्ग हैं या जो कृषि के क्षेत्र में हो या पशुपालन के क्षेत्र में हो, तो उनके लिए जो अनुच्छेद जो बनाया गया है वह नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत इसे रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 को और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 48। तो देखिए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए जो संविधान के अनुच्छेद 48 जो है ना 48 क के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन ए है हमारा मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है नागरिकता। तो भारतीय संविधान में जो समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है वो नीति निर्देशक तत्व ही देता है। इसीलिए तो इसे समाज कल्याणकारी इस नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है।
उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो ऑप्शन ए है हमारा मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो देखिए, मतलब संविधान का वो जो अंश है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो अवसर देता है वो नीति निर्देशक तत्व ही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए है नागरिक के लिए, ऑप्शन बी है राज्य के लिए, ऑप्शन सी है हमारा समाज के लिए और ऑप्शन डी है संघ के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो राज्य के महत्व को बढ़ाता है, इसको याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व राज्य के महत्व को बढ़ाता है, जबकि मूल अधिकार जो है वो भारत के नागरिक के महत्व को बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? राज्य होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया गया था? मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पंजाब, केरल, गोवा और गुजरात। तो भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता जो है ना वो गोवा में लागू किया गया था, और अभी वर्तमान में 2025 में जो किया गया है लागू वो उत्तराखंड में किया गया है। देखिए करंट के रूप में है और यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो राज्य है वो ये भारत का दूसरा राज्य है, तो ये उत्तराखंड है। और तीसरा जो होने वाला है वो गुजरात की बात चल रही है कि गुजरात राज्य भी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 2 राज्यों में यह लागू हुआ है, पहला गोवा और दूसरा उत्तराखंड। उसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है KT शाह और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व में जितने जो अनुच्छेद हैं, जो 36 से लेकर 51 तक, तो यह जो है ना वो राज्य अपनी सुविधा अनुसार इसको लागू कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी के अनुसार कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार इसे अदा कर सकता है। तो यह जो कहे थे वो KT शाह ने कहे थे। इनका पूरा नाम जो था खुशाल तलकसी शाह, KT शाह जो थे, इन्होंने ही कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो ऐसा एक चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा कर सकता है। तो ये KT शाह कहे थे। तो ये था हमारा आज का नीति निर्देशक तत्व से 20 क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं कहता हूं कि इसके बाद आपसे लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के लगभग क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।